वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो ये पहला टेस्ट है इसका। जितने भी स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले हैं या उत्तराखंड पीसीएस जो 2021 में होने वाला प्री और बीपीएससी वाले एमपी पीसीएस वाले इन टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर दिन लाभ उठा सकते हैं इनका। यूपी पीएससी ने 3-4 प्रश्नों को मर्ज करके एक प्रश्न बनाने का जो उसके नंबर हैं वो बढ़ा दिए हैं प्रश्नों के। तो टेस्ट सीरीज हम उसी पर फोकस करते भी आ रहे हैं कि एक एक प्रश्न में जो है 3 से 4 प्रश्न डाले जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक का एरिया जो है पूरा कवर हो जाए। तो पहला टेस्ट है यूपी पीसीएस 2022 के लिए, इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए, यूके पीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। मतलब जो जीएस के पॉइंट है उसको तो, और जो कल्चर वाले हैं यूपी के उसको हटा दीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 चिकित्सा के नोबेल से रिलेटेड है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा वाला सही है। देखिए इस वर्ष यह पुरस्कार 2 ब्रिटिश वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा और इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो 2 वैज्ञानिक हैं, डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021। देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 इन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 4 अक्टूबर को, डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन को। ये अमेरिकन वैज्ञानिक है, ठीक है। तो करेक्ट है दूसरा वाला, पहला वाला गलत है, तो केवल बी ही इसका सही होगा। तो 4 अक्टूबर 2021 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा वर्ष 2021 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। और इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो अमेरिकी वैज्ञानिक है, ब्रिटिशर नहीं है, वो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इन 2 वैज्ञानिकों के नाम है डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। और इस पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक का नाम भी याद रखिएगा आप, फ्रेडरिक जी बेटिंग। उन्हें मात्र 32 वर्ष की आयु में इंसुलिन की खोज के लिए वर्ष 1923 में यह पुरस्कार मिला था, ठीक है, मेडिसिन का या फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी में। देखिए वर्ष 1901 से लेकर 21 तक की बात करें, मतलब अब तक की, तो कुल 224 व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। वर्ष की अगर गणना करें हम तो किसी वर्ष 2 को मिला होगा, 3 को मिला होगा, इसलिए संख्या 224 हो गई है। और इन 224 में 12 महिलाएं भी शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रही है। गंडक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंडक नदी तिब्बत और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है और इस नदी को महाकाव्यों में सदा नीरा कहा गया है। देखिए गंडक नदी को महाकाव्यों में सदा नीरा कहा गया, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन गंडक नदी जो है वो तिब्बत में नहीं बल्कि नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, तो गलत हो गया पहला वाला। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं और महाकाव्यों में इस नदी को सदा नीरा कहा गया है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे 2 स्टेटमेंट के साथ, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की, और उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर है। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, ये सी है इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता कुछ है नहीं इसमें। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए तो जरा। रामगंगा नदी, सोन नदी, हिड्डन नदी, उपरोक्त में से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं।
उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदी हिड्डन भी है, हिड्डन नदी के किनारे गाजियाबाद है। सोन नदी भी है, सोन नदी के किनारे सोनभद्र है। रामगंगा भी है, ठीक है, मुरादाबाद है। रामगंगा नदी के किनारे सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं ये, गंगा हो गई, यमुना, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, घाघरा हो गई, सोन हो गई, हिड्डन हो गई। अगर गंडक होती तो नहीं होती, क्योंकि नेपाल और बिहार से होकर बहती है वो। नंबर 5 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? औंधी ताल वाराणसी, लौंधी ताल सुल्तानपुर, देवरिया ताल कन्नौज, रामगढ़ ताल सहारनपुर। औंधी ताल बनारस में सही है, सुल्तानपुर में लौंधी ताल सही है, देवरिया ताल कन्नौज में सही है। रामगढ़ ताल जो है वो सहारनपुर में थोड़ी है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से निकलती है और वेम्बनाड झील में समाहित होती है, यानी अरेबियन सी? तो सोन नदी तो है नहीं, ठीक है, ये केरल की नदी होनी चाहिए। वेम्बनाड झील कहाँ पर? केरल में। पेरियार हो गई, ताप्ती को हटा दीजिए, बैगई भी नहीं है। तो पेरियार जो है भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है और केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत जो इदुक्की बांध है वो इसी पेरियार नदी पर बना है, ठीक है, इदुक्की डैम। और राज्य के कई मुख्य नगरों में जो है यह नदी जल प्रदान करती है। शिवगिरी, सुंदरमाला, शिवगिरी, यह नदी जो है शिवगिरी सुंदरमला मतलब वेस्टर्न घाट से निकलकर वेम्बनाड झील अरब सागर में समाहित हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट से निकलकर कहाँ गिर रही है ये? मतलब ये हो गया इसका स्रोत, ये हो गया इसका मुहाना पेरियार का। पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया और बौद्ध धर्मावलंबी धर्मपाल ने इस राजवंश की स्थापना की थी और इस राजवंश में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने नहीं की थी, तो गलत कटेगा दूसरा वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट करके आंसर निकल रहा है क्या? 50-50 में बट गया। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बसाया, ठीक है, बनाया, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और पाल राजवंश में वास्तुकला को बढ़ावा भी मिला, तो दूसरे वाले को हटा दीजिए, ठीक है, तीसरा सही है और पहला सही है, सी है इसका आंसर। तो पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है, जो कि 750 से 1174 तक चला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और इस राजवंश में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला, तीसरा भी करेक्ट हो गया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला और पाल राजा हिंदू थे परंतु वे बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की थी, धर्मपाल ने नहीं। गोपाल के बाद धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया और धर्मपाल जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने कई मठ और बौद्ध विहार बनवाए और धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे क्या कहा गया है? परम सौगात। देखिए, उसने विक्रमशिला और सोमपुरी प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। बहुत पूछते हैं एग्जाम में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए तो अत्यंत हानिकारक है, किंतु यह पेड़ पौधों को भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य ताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। देखिए, दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला गलत है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। तो पराबैंगनी विकिरण मनुष्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है और ये पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन सूर्यताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है, दूसरा सही है। देखिए, वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली
कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हो सकता है? फॉर्म, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। किस किस से हो सकता है? तीनों से हो सकता है। ठीक है, पेंट में भी होती है, प्लास्टिक में भी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक इत्यादि। तो सबसे ही हो सकता है। 10वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या क्या ओजोन प्रदूषक के प्रभाव हो सकते हैं? ओजोन प्रदूषण के प्रभाव हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हो सकता है क्या? मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, मक्का, गेहूं और मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है क्या ओजोन प्रदूषण के प्रभाव से? बिल्कुल, देखिए ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हो सकता है, आँखों की बीमारी हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया आदि फसलों के उत्पादन में कमी भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण जब मनुष्य को, जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहा था, तो ये भी करेक्ट हो गया चौथा। तो ओजोन प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? त्वचा कैंसर की संभावना, मनुष्य और पशुओं की डीएनए संरचना में बदलाव और मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों की बीमारी हो सकती है और संक्रामक रोगों में वृद्धि भी हो सकती है। श्वास संबंधी रोग हो गए, हृदय रोग हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया और अस्थमा पीड़ितों के लिए बेहद हानिकारक है ये ओजोन का प्रदूषण। पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी और गेहूं, मक्का, चावल, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी, ये सब कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। इत्सिंग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा। उसने वहां के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की शिक्षा ली। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था, गलत है, इत्सिंग नहीं था। दूसरा वाला सही है। सबसे पहला आया फाहियान, उसके बाद संयुगमन, उसके बाद ह्वेनसांग, फिर चौथे स्थान पर इत्सिंग का नाम है। तो भारत आने वाला पहला यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और इत्सिंग एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा वो, और वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा उसने। इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग 675 के समय सुमात्रा होकर समुद्र मार्ग के रास्ते भारत आया था। भारत आने वाले अगर चीनी यात्रियों का सही कालानुक्रम देखें, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो फाहियान सबसे पहले, संयुगमन ह्वेनसांग और इत्सिंग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। 12वां प्रश्न क्या कहता है? भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस महिला को प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए, सरोजिनी नायडू वैज्ञानिक तो है नहीं जो इनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, एलिमिनेट कर दीजिए। एंड्रिया एम गेज, इनको 2020 का भौतिकी फिजिक्स का नोबेल मिला था, दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ। ये चौथी महिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाली अब तक की, और पहली है मैरी क्यूरी। ठीक है, 1903 में मिला था इनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ष 1903 में मैरी क्यूरी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। इसके बाद यह पुरस्कार जो है वर्ष 1963 में मारिया जॉयपर्ट मेयर को मिला था। उसके पश्चात वर्ष 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को मिला, और अभी हाल ही में रिसेंट में 2000 प्रिंटिंग मिस्टेक है 20 में एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया। एंड्रिया गेज फिजिक्स का नोबेल प्राप्त करने वाली चौथी महिला हैं, और पहली हैं मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 20 प्रश्न है इसमें। देखिए, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है। 2 दिसंबर 2021 को देश भर में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस यानी इंटरनेशनल
पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया गया। यह जो दिवस है वो भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को वर्ष 1984 में। कोई स्टेटमेंट गलत है क्या इसमें? कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए 2 दिसंबर 2021 को देश भर में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया गया। और यह जो दिवस है वो भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। आपको ज्ञात हो कि भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को हुई थी वर्ष 1984 में। बहुत सारे लोगों की सोते कारणवश मृत्यु हो गई थी क्योंकि एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। उसका नाम है MIC। बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, इसको फेवरेट है ये, मिथाइल आइसोसाइनेट। नंबर 14 पर आ जाइए। 6 दिसंबर 2021 को भारत और रूस के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक मतलब 2+2 वार्ता 2021 कहाँ आयोजित हुई? ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया में, भारत की नई दिल्ली, रूस की मॉस्को, या फिर USA के शहर न्यूयॉर्क में, क्योंकि कैपिटल तो वाशिंगटन DC है। ये भारत में हुई है, नई दिल्ली में। तो 6 दिसंबर 2021 को भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की जो पहली बैठक है 2021 वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। और रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह और डॉक्टर S जयशंकर ने इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। जबकि रूस की तरफ से बात करें तो विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और रक्षा मंत्री सरगेई शेइगू ने रूस पक्ष का नेतृत्व किया। वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के राजनीतिक और रक्षा मुद्दों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान से शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, उर्दू, मराठी। भारतीय संविधान मतलब मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, एक संविधान संशोधन होता है उसके बाद 21वां, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 21वां सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद हुआ 71वां, तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई, तो नेपाली बाद में जोड़ी गई। उसके बाद हुआ 92वां, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। तो कौन सी नहीं है? ये नहीं थी। ठीक है, बाद में जोड़ी गई। हिंदी थी, उर्दू थी, मराठी थी, तो बी है इसका आंसर। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां हुआ 1992 में, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई। उसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? 22 हैं, 22। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है ये। ठीक है, दिसंबर में भी कब? 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? दास्तां के समकालीन स्वरूपों जैसे कि मानव तस्करी, यौन शोषण और बलात् शादी आदि का उन्मूलन करना। देखिए 2 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के शोषण को समाप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय स्वीकार किया था। अगर ILO की रिपोर्ट के माने तो ILO की यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 40 मिलियन लोग आधुनिक दास्तां में हैं वर्तमान में, जिसमें से बलात् श्रम में 24.9 मिलियन और बलात् शादी में 15.4 मिलियन लोग शामिल हैं। वर्तमान में दास्तां से पीड़ित 40 मिलियन लोगों में से 4 में से 1 जो है वो बच्चा है। 4 में से 1 बच्चा है और 4 में से 3 महिलाएं और लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है बिम्स्टेक का सदस्य? ये हो गया भारत, यहाँ पर है नेपाल, ठीक है, यहाँ पर है भूटान, दोनों हैं, यहाँ पर है बांग्लादेश, ये भी है, ठीक है, नीचे श्रीलंका वो भी है, म्यांमार वो भी है, मालदीव नहीं है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, ठीक है, मालदीव नहीं है। तो इम्पोर्टेंट होते हैं ये प्रश्न, ये पता होना चाहिए। G20 में कौन है, आसियान में कौन है, बिम्स्टेक में कौन है, सार्क में कौन है? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के मेंबर हैं।
ठीक है, मालदीव इसका मेंबर नहीं है। क्यों पूछा गया है प्रश्न ये? क्योंकि हाल ही में यानी 28 नवंबर 2021 को भूटान की मेजबानी में काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य दल की जो नवी बैठक है वो वर्चुअली रूप से संपन्न हुई है। किसकी मेजबानी में? भूटान की मेजबानी में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व के कई देशों ने पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? किससे संबंधित है ये? ओजोन क्षरण से संबंध रखती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 16 सितंबर 16 सितंबर, सब में एक चीज़ तो कॉमन है। 16 सितंबर 1987, 2002, 1980, 1972। कब किए थे? 1987 को किए थे। और 16 सितंबर को एक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वर्ल्ड ओजोन डे। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 24 से 27 नवंबर 2021 के मध्य आपदा प्रबंधन की 5वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई है? उत्तराखंड नहीं है तो देहरादून को हटा दीजिए, गोवा नहीं है तो हटा दीजिए पणजी को। यह हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो 24 से 27 नवंबर 2021 के मध्य आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2021 IIT दिल्ली के परिसर में नई दिल्ली में आयोजित हुई। जा नहीं रही है, हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। आपको बताना है कि इस हवाई अड्डे के संबंध में विकल्प नीचे कुछ दिए हैं 4, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर गौतम बुद्ध नगर में निर्मित किया जा रहा है और इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा, ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य होगा जहाँ 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और यह भारत का पहला हवाई अड्डा होगा जहां उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। ठीक है, मतलब इसके निर्माण में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा। अब बताइए इनमें से कौन सा एक तो पक्का गलत है। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर गौतम बुद्ध नगर में निर्मित किया जा रहा है, सही बात है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्मित ये जो है दूसरा हवाई अड्डा होगा, ये भी सही है NCR का। ठीक है, अगर ये हवाई अड्डा बन गया, मतलब बनेगा ही, इसका लक्ष्य रखा है 2024 तक, तो जो है IGI का जो बोझ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा देखा जाए तो। और इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जहां 6 नहीं बल्कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे और यह भारत का पहला हवाई अड्डा होगा जहां उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? बी वाला। तो देखिए, 25 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी और यह हवाई अड्डा जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक है, अभी सरकार की इसमें छवि भी धूमिल थी कि इन्होंने एक फेक फ़ोटो बीजिंग एयरपोर्ट की सोशल मीडिया पर डालकर, ठीक है, उत्पाद मचा दिया था। चलिए देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली का यह दूसरा हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के परिचालन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI पर दबाव कम होगा। रणनीतिक रूप से यह जो हवाई अड्डा है वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा और यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए एक लॉजिस्टिक्स द्वार बनेगा। यह भारत का एक ऐसा हवाई अड्डा होगा, पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। और इस हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास की लागत कितनी है? लागत राशि कितनी है? 10,050 करोड़ रुपए है, उससे भी अधिक है। यह हवाई अड्डा 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर विस्तारित है और इसके पहले चरण का निर्माण
हो जाने पर, ठीक है, हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। और इसका निर्माण कार्य जो है वो रखा गया है वर्ष 2024 तक, ठीक है, यानी आने वाले 3 वर्षों में, और 24। तो ये पहला टेस्ट था यूपीपीएससी 2022 के लिए। इम्पोर्टेंट है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए। यूपी वाले क्वेश्चन को तो छोड़ देना बस। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।